Nature of sources and historical construction, मटेरियल रिमेन्स, मटेरियल अवशेष। आर्कियोलॉजी के तरीके से हम अतीत के मटेरियल रिमेन्स के बारे में पता लगा सकते हैं, वो चाहे एंशियंट हो, मेडिएवल हो या मॉडर्न पीरियड का मटेरियल रिमेन्स हो, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। इंडिया और दूसरे देशों में आर्कियोलॉजी की मदद से हम प्री हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं। प्री हिस्ट्री कहने का मतलब एक ऐसा दौर, एक ऐसा समय जब हमारे पास कोई रिटिन सोर्स नहीं है, कोई लिखित टेक्स्ट नहीं है। वहीं हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड जहाँ हमारे पास कई रिटिन मटेरियल अवेलेबल है। प्री हिस्टोरिक साइट हिस्टोरिकल साइट से कई रिस्पेक्ट में अलग होते हैं। आमतौर पे प्री हिस्टोरिक साइट्स में हमें हैबिटेशन रिमेन्स देखने को नहीं मिलते, बल्कि इंसान, पेड़ पौधे और जानवरों के फॉसिल्स मिलते हैं, यानी ह्यूमन बोन्स मिलते हैं, एनिमल बोन्स मिलते हैं। और ये प्लेट्यू या माउंटेन के हिल स्लोप्स पे, नदी की घाटियों के किनारे या फिर रिवर वैलीज के किनारे मिलते हैं, और इसमें फ्लोरा फौना के भी अवशेष मिलते हैं। स्टोन एज के कई स्टोन टूल्स हमें अलग अलग साइट पे मिले हैं। ये टूल्स पेड़ पौधे, एनिमल और ह्यूमंस के जो रिमेन्स हैं वो तो कुछ प्री आइस एज के भी हैं, यानी आइस एज से पहले के भी हैं, और इससे हमें उस समय के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पता लग जाता है। हालांकि इंडिया के अंदर जो राइटिंग है, लेखन की कला है, वो मिडिल ऑफ थर्ड मिलेनियम बीसी यानी 2500 बीसी के आसपास इंडस कल्चर के लोगों को मालूम था। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के राइटिंग को अभी तक हम लोग डिकोड नहीं कर सके, डेसिफर नहीं कर सके। हालांकि हड़प्पन्स को लिखने की कला मालूम थी, लेकिन हड़प्पन कल्चर को हम प्रोटो हिस्टोरिक फेज के अंदर रखते हैं। चैल्कोलिथिक कल्चर को भी हम प्रो हिस्टोरिक फेज या प्री हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। कॉपर स्टोन एज के लोगों को लिखने की कला मालूम नहीं थी। हालांकि इंडिया के अंदर जो डेसिफरेबल राइटिंग है, यानी एक ऐसा लेखन जिसको हम जानते हैं, जिसको हमने डिकोड कर लिया है, वो केवल थर्ड सेंचुरी बीसी में मालूम चला, अशोक के पिलर्स के साथ, जो कि हमें उस समय के हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन का एक ठोस सबूत देता है, अशोक के इंस्क्रिप्शंस। हालांकि अशोक के पहले के इतिहास के लिए वैदिक और पोस्ट वैदिक लिटरेचर सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्री हिस्टोरिक पीरियड के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में आर्कियोलॉजी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मदद हमारी करता है। एंशियंट इंडियंस की बात की जाए तो एंशियंट इंडियंस ने हमारे लिए कई मटेरियल रिमेन्स को उन्होंने छोड़ा है। साउथ इंडिया में स्टोन टेम्पल्स, ईस्ट इंडिया के अंदर ईंट से बनी हुई मोनेस्ट्रीज, ईंट से बने हुए मठ आज भी हमें अतीत के महान बिल्डिंग एक्टिविटी की याद दिलाता है। हालांकि ज़्यादातर जो अवशेष हैं वो टीले में मिले हैं, माउंट्स में मिले हैं। एक माउंट क्या होता है? लैंड का एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, एक एलिवेटेड पोर्शन होता है, जिसमें पुराने हैबिटेशन के अवशेष को वो ढके हुए होता है। माउंट यानी टीला। टीला अलग अलग तरीके का हो सकता है, सिंगल कल्चर, मेजर कल्चर, मल्टी कल्चर। सिंगल कल्चर माउंट क्या होता है? यानी एक ऐसा टीला जिससे केवल व केवल हमें एक कल्चर के बारे में मालूम चलता है, जैसे पेंटेड ग्रेवियर कल्चर या फिर सातवाहन कल्चर, या कुछ टीले से हमें कुषाण कल्चर के बारे में मालूम चलता है। दूसरा है मेजर कल्चर माउंट। मेजर कल्चर माउंट में एक कल्चर डोमिनेंट है, वहीं दूसरा कल्चर का जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा नहीं है, उतना नहीं है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सेकेंडरी, तो उसे हम लोग मेजर कल्चर माउंट कहते हैं। मल्टी कल्चर माउंट, मल्टी कल्चर यानी एक से ज़्यादा कल्चर है। यहाँ पे क्या होता है कि टीले में जो अलग अलग लेयर्स हैं
उसमें अलग अलग कल्चर के बारे में हमें मालूम चलता है। कभी कभी एक कल्चर दूसरे कल्चर के ऊपर ओवरलैप करता है। जैसे रामायण और महाभारत के केस में एक एक्सकेवेटेड माउंट का इस्तेमाल हमें कल्चर के अलग अलग पहलू, मटेरियल लाइफ के सक्सेसिव लेयर्स के बारे में जानने में मदद कर सकता है। अब एक जो टीला होता है, एक जो माउंट होता है, उसे या तो वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली खोदा जाता है। वर्टिकल एक्सपेंशन यानी नीचे की ओर खोदना, डेप्थ की ओर खोदना। मतलब क्या होता है कि लेंथ वाइज नीचे की ओर खोदना, इससे कल्चर के पीरियड वाइज सीक्वेंस का पता लगता है और ये साइट के किसी एक पार्टिकुलर हिस्से में ही किया जाता है। वहीं हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में क्या होता है, एक पूरे टीले को खोदा जाता है। ये मेथड ये मेथड की मदद से हमें किसी एक पार्टिकुलर पीरियड में उस साइट पे जो कल्चर डेवलप था उसके बारे में एक कंप्लीट आइडिया लग जाता है। तो माउंड की जो डिगिंग है वो दो तरीके से की जाती है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। इंडिया में जो ज़्यादातर साइट्स हैं उसकी खुदाई वर्टिकली की गई है। इससे हमें मटेरियल कल्चर का एक अच्छा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का पता लग जाता है और वर्टिकल डिगिंग काफ़ी कम समय में और काफ़ी कम कॉस्ट पे की जा सकती है। वहीं जो हॉरिजेंटल डिगिंग है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और काफ़ी कम किया जाता है और इसकी वजह से जो एक्सकेवेशंस हैं वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में अलग अलग फेज़ के मटेरियल लाइफ की एक पूरी तस्वीर हमें नहीं दे पाता। इसी वजह से ज़्यादातर टीलों की जो डिगिंग है, जो एक्सकेवेशन है, वो वर्टिकली ही की जाती है। यहाँ उन माउंट्स में जहाँ पे एक्सकेवेशन किया गया है वहाँ पे जो एंशियंट रीमेन्स हैं वो अलग अलग हद तक प्रिजर्व्ड हैं, बचे हुए हैं। यूपी, राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का ड्राई एरिड क्लाइमेट रीजन में जो भी एंटिक्विटीज़ हैं, जो भी आर्टिफैक्ट हैं, वो काफ़ी बेहतर तरीके से प्रिजर्व्ड हैं। वहीं गैंगेटिक प्लेन का मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट और डेल्टाइक रीजन में जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो उतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व्ड नहीं हैं। यहाँ तक कि आयरन इम्प्लीमेंट्स, लोहे के हथियार औजार, उसमें जंग लग गया है क्योंकि हम जानते हैं कि आयरन ऑब्जेक्ट जब वाटर या एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें रस्टिंग लग जाती है और इस रीजन में मड स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इस रीजन में केवल पके हुए ईंट या फिर स्टोन स्ट्रक्चर्स ही हमें प्रिजर्व्ड स्टेट में मिले हैं। एक्सकवेशन के माध्यम से हमें ये मालूम चला है कि 6000 BC के आसपास मेहरगढ़, जो कि आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में है, वहाँ पे लोग रहा करते थे। लोग गांव में रहा करते थे। इससे हमें सेकेंड मिलेनियम BC 2000 BC में गैंगेटिक प्लेन के अंदर जो मटेरियल कल्चर विकसित हुआ उसके बारे में भी मालूम चलता है। इससे मालूम चलता है कि लोग जिस घरों में रहते थे, जिस प्रकार के सेटलमेंट में रहते थे, उसका साइज क्या था, उसका लेआउट क्या था, लोग किस तरीके के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार के घरों में रहा करते थे, किस प्रकार के अनाज को, सीरियल को खाया करते थे, उस टाइम के लोग किस प्रकार के टूल्स या इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया करते थे। इसके बारे में हमें एक्सकवेशन से काफ़ी कुछ मालूम चल जाता है। साउथ इंडिया में कुछ लोग अपने डेड बॉडी को ग्रेव्स में, कब्र में दफनाया करते थे और डेड बॉडी के साथ साथ उनके टूल्स, हथियार, पॉटरी और दूसरे बिलोंगिंग्स को भी दफना दिया करते थे और कब्र को चारों ओर से स्टोन सर्कल से घेर दिया करते थे और इसी को हम लोग मेगालिथ कहते थे। हालांकि हर एक मेगालिथ को हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो मेगालिथ ग्रेव, मेगालिथिक ब्यूरियल को एक्सकेवेट कर दक्कन में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं।
आयरन एज के बाद डेक्कन के इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं। वो साइंस जिसकी मदद से हम पुराने टीले के सक्सेसिव लेयर को सिस्टेमेटिकली खोदते हैं और उस वक्त के लोगों के मटेरियल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस साइंस को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। इस साइंस को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। खुदाई के दौरान जो हमें अलग अलग आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जो फॉसिल्स मिलते हैं, उसके जो डेट है, उसकी जो उम्र है, यानी वो कितना साल पुराना है, इसके बारे में हमें अलग अलग तरीके से मालूम चलता है। उसमें एक फेमस तरीका है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और ये हर एक लाइफ फॉर्म में पाया जाता है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? डीके करता है, डिसइंटीग्रेट करता है। तो दूसरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तरह कार्बन 14 भी एक यूनिफॉर्म रेट पे डिसइंटीग्रेट करता है। जब एक ऑब्जेक्ट जिंदा होता है तो कार्बन 14 का जो डीके है वो कार्बन 14 के एब्जॉर्प्शन के बराबर हो जाता है। क्योंकि जब कोई भी लाइफ फॉर्म जिंदा है, जैसे प्लांट, एनिमल या ह्यूमन, तो वो एयर को इनहेल कर रहा है, खाना खा रहा है, तो फूड या एयर के माध्यम से कार्बन 14 बॉडी के अंदर इंटर करता है। इससे दोनों न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन जब एक बॉडी मरता है तो कार्बन 14 का इनटेक रुक जाता है। नतीजा, उसके अंदर जो कार्बन 14 मौजूद है वो धीरे धीरे कर कर डीके करने लगता है, डिसइंटीग्रेट करने लगता है। और ये जो डिसइंटीग्रेशन है वो एक यूनिफॉर्म रेट पे होता है और इस चीज़ को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ है वो 55-68 साल है। किसी भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की हाफ लाइफ क्या होती है? वो समय जब उस ऑब्जेक्ट के अंदर केवल 50% रेडियो एक्टिव कंटेंट बचा हुआ होता है और 50% गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो कार्बन 14 कंटेंट है वो 55-68 साल के बाद उसका आधा हो जाएगा और उसके डबल तक उसके अंदर जो कार्बन 14 का कंटेंट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। कोई भी एक एंटीक्विटी जो कि 70,000 साल से पुराना है, उसके डेट को इस मेथड से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के मेथड से कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि 70,000 साल पुराना है उसके एज का पता नहीं लगाया जा सकता है। वेजिटेशन, प्लांट्स और क्लाइमेट का इतिहास प्लांट रिसाइडियो को एनालाइज कर कर हम पता लगा सकते हैं। पॉलन एनालिसिस, फूल के परागकण का एनालिसिस कर कर पता लगा सकते हैं। इसके आधार पे ये पता लगाया गया है कि 7000 और 6000 BC के आसपास राजस्थान और कश्मीर में खेती की जाती थी। 7000 BC के आसपास राजस्थान और कश्मीर के अंदर खेती की जाती थी और इसके बारे में हमें प्लांट रिसाइडियो और पॉलन ग्रेन का एनालिसिस से पता लगा है। मेटल आर्टिफैक्ट के कंपोनेंट और नेचर को साइंटिफिकली एनालाइज किया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि वो जो मेटल है वो किस माइन से, किस खदान से निकाला गया है। मेटल टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी के डेवलपमेंट में अलग अलग स्टेजेस का पता लगाया जा सकता है। एनिमल बोन्स, जानवरों की हड्डियों को एग्जामिन कर कर, एनालाइज कर कर ये पता लगा सकते हैं कि एंशियंट इंडियंस या एंशियंट ह्यूमंस किस प्रकार के जानवर को पाला करते थे और वो जानवर को किस पार्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आर्कियोलॉजी से हमें उस समय के अलग अलग तरीके के मिट्टी के बारे में भी पता लगता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो कि 3000 BC तक रखा जाता है, उसके इतिहास को जानने के लिए हमें मिट्टी और रॉक के इतिहास को जानना भी ज़रूरी है और सॉइल और रॉक का जो हिस्ट्री है
वो हमें जियोलॉजिकल स्टडीज़ से पता लग जाता है। प्लांट, वेजिटेशन और एनिमल की दुनिया लगातार बदलते रहती है। हालांकि ये जो बदलाव है वो स्लो पेस पे, स्लो रेट पे होता है। और प्लांट और एनिमल्स का जो इतिहास है उसे हम बायोलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज से पता लगा सकते हैं। इंसान के इतिहास को सॉइल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस के बीच होने वाले इंटरेक्शन को जाने बिना हम पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसमें ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट के बीच इंटरेक्शन और इंटर रिलेशन होते रहता है। जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद से न केवल प्री हिस्ट्री बल्कि हिस्ट्री का भी पता लगाया जा सकता है। आर्कियोलॉजिकल रीमेन्स, आर्कियोलॉजिकल अवशेष, जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल स्टडी के माध्यम से अर्थ के ओरिजिन से लेकर इतिहास का वो टाइम स्केल जो कि लगभग 98% तक फैला हुआ है, उसके अध्ययन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल अवशेष, बायोलॉजिकल स्टडी, जियोलॉजिकल स्टडी के माध्यम से हम 98% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। हालांकि ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन इसके बावजूद हम अर्थ के ओरिजिन से लेकर 3000 BC तक ह्यूमन हिस्ट्री को समझने में मदद मिलती है। आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी और भी अलग अलग डिसिप्लिन और सब्जेक्ट की मदद से। तो हिस्ट्री का जो स्टडी है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। अलग अलग सब्जेक्ट के कम्बिनेशन से हम एंशिएंट हिस्ट्री को, प्री हिस्ट्री को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।